हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरी सुनने का शौक़ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी स्टोरी जब भी लाऊं तो आप मेरे साथ उसे एंजॉय कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूं जो कहलाती है हिंदुस्तान की सबसे भूतिया जगह। अगर आपको लगता है कि ये बस एक कहानी है तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो सच यहाँ छुपा है वो आपके होश उड़ा सकता है। तो तैयार हो जाइए भांगड़ की कहानी सुनने के लिए। भांगड़ फोर्ट। भांगड़ का किला 16वीं सेंचुरी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह के पिता राजा भगवत दास आमेर के रूलर थे। राजा माधो सिंह को ये जगह तो मिली, लेकिन इस जगह को लेकर कुछ ऐसे श्राप और रहस्य हैं जो आज तक लोगों को यहाँ से दूर रखते हैं। ये किला सुंदरता में तो लाजवाब था, पर अब वो एक वीरान है, सुनसान पड़ा हुआ है। कहते हैं इस किले की हालत का कारण एक श्राप है जिसने इस खूबसूरत जगह को बदसूरती में बदल दिया और इसमें नेगेटिव एनर्जीज को न्योता दे दिया। इन्हीं सब बातों को सुनकर मुझ में रह रह के क्यूरियोसिटी जाग रही थी और मैं अपने आप को राजस्थान जाने से रोक नहीं पा रहा था। उस दिन मौसम बहुत ही ख़राब था जब मैं पहली बार राजस्थान की ज़मीन पर कदम रखता हूँ। राजा महाराजाओं की धरती, रेगिस्तान और पुराने राज से जुड़ी कई कहानियों का घर। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ खींच लाई थी वो ना तो महलों की शान थी और ना ही था डेजर्ट का सुकून। मैं यहाँ कुछ और ढूंढने आया था, कुछ अंधेरा, कुछ अजीब। आपने कभी भांगड़ फोर्ट का नाम सुना है? इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आता है ये फोर्ट। मैंने इस जगह के बारे में कई लोगों से सुना है, इंटरनेट पे भी काफ़ी पढ़ा था और लोकल्स कहते हैं सूरज ढलते ही वहाँ कोई नहीं जाता। इवन गवर्नमेंट ने भी 6 बजे के बाद अंदर जाना बैन कर रखा है। ये जगह श्रापित है, भांगड़ घूमने की जगह नहीं है। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है ये सब। मेरे कैब ड्राइवर ने कहा, और आपका प्लान वहाँ रात को जाने का है। आपको पता नहीं, अगर आप रात के समय वहाँ चले जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। बस यही कहानी तो मुझे भांगड़ की तरफ खींच के लाई है। डर और क्यूरियोसिटी के इस अजीब से मेले मेरे दिल को बहकाना शुरू कर दिया है, मैंने एक्साइटमेंट में कहा। जब मैं फोर्ट के और करीब पहुंचा तो मौसम और भी अजीब तरीके से बदलने लगा। आसमान जल्दी ही अंधेरा हो गया, जैसे सूरज खुद भांगड़ से डर रहा हो। गाड़ी चला रहा मेरा ड्राइवर, जो एक लोकल गांव वाला था, बार बार मौसम की तरफ घबराहट भरी नज़रों से देख रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और ज़्यादा कस रहे थे। भैया, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है, उसने धीरे से कहा, जैसे वो मुझसे ज़्यादा खुद को समझा रहा हो। अरे रिलैक्स यार, मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा। हम बस एक रात यहाँ गुजारेंगे और सुबह तक निकल जाएंगे। ड्राइवर ने बस एक नज़र मेरी तरफ डाली, जैसे मन ही मन मुझे कोस रहा हो, और फिर बिना कुछ कहे उसने गाड़ी को फोर्ट के रास्ते में मोड़ दिया। जैसे ही हम भांगड़ के और पास आए, हवा और तेज़ चलने लगी। मौसम बदलने की वजह से बहुत ठंड लग रही थी और कपकपा देने वाली ठंड की रात का अंधेरा मिलके एक अजीब सा सुकून और डर का मीठा एहसास दे रहा था। फोर्ट के बाहर एक पुराने पत्थर की लकीर थी, जिसके बारे में लोकल लोग कहते हैं इसे क्रॉस करने के बाद इंसान की सेफ्टी के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी उस पत्थर की लकीर से पहले ही रोक दी और बिना कुछ बोले एक लंबी सांस ली। भैया, मैं यहीं रुकूंगा। आपको अंदर जाना है तो आपको अकेले ही जाना होगा, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब बस अफवाहें हैं। ये इतना सीरियस क्यों ले रहा है इन सब को।
सोचा डिस्कशन करना वेस्ट ही होगा, तो मैं बिना कुछ कहे उतर गया। अपनी फ्लैशलाइट और कैमरा संभालते हुए मैं भांगड़ के अंदर अकेला घुसने वाला था। हालांकि गेट पर गार्ड का पहरा होता है और इसीलिए आप गेट से तो अंदर नहीं जा सकते, बट इसमें एक कैच था। वो सिक्योरिटी गार्ड, वो भी एक समय के बाद फोर्ट से चला जाता था। मुझे फोर्ट में घुसने का दूसरा रास्ता पता था, तो मैं गार्ड से छुप छुप कर दूसरे रास्ते से फोर्ट के अंदर चला गया। गढ़ के अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। मेरा गला सूखने लग गया था, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। ऐसा लग रहा था कि समय वहाँ स्थिर है। ये गढ़ काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डैमेज था। शायद समय की मार से ये गढ़ बिखरा पड़ा था। टाइट गलियाँ और बहुत ही बड़ी बड़ी घास ने इस जगह को काफ़ी डरावना बना रखा था। ये देखकर एक बार के लिए मुझे लगा कहीं ये जगह सच में तो श्रापित नहीं। फिर मैंने अपने थॉट को झुठला दिया। मैं जब आगे बढ़ा तो एक पुरानी हवेली के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ घसीट रही हो। मैंने फ्लैशलाइट वहाँ घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा अरे कुछ नहीं है, मेरा ही कोई वहम होगा। उस ड्राइवर ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया है। फिर एक आवाज़ हुई ते जैसे कोई खास रहा हो। अब मेरी क्यूरियोसिटी डर में बदल गई थी। कुछ तो था वहाँ। हवेली की जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, हवा और तेज़ हो जा रही थी और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे से मुझे देख रहा हो। फ्लैशलाइट की रोशनी थोड़ी धीमी पड़ने लग गई थी और मैं हर एक कदम पर ध्यान दे रहा था। तभी एक ज़बरदस्त चिल्लाती आवाज़ ने मेरे दर्द से पैर जमा दिए थे। मुझे समझ नहीं आया कि वो आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन उसने मेरे अंदर के डर को ज़िंदा कर दिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था वहाँ, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अनजानी सी चीज़ मेरे पास आ गई हो। मुझे लोगों की बातें याद आने लग गई थी जो मुझे मना कर रहे थे भांगड़ जाने से। ये सब मैं सोच ही रहा था, मेरे सामने हवेली के अंदर से एक परछाई दिखाई दी। वो कोई औरत थी। उसका लंबा सा पल्लू हवा में लहरा रहा था और उसके चेहरे का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पैर वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे और मैं देखता ही रह गया। फिर एकदम से वो औरत हवा में गायब हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। मैं सीधा बाहर की तरफ भागा, अपने होश संभालते हुए। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा तेज हवा से एकदम से बंद हो गया। मैं अंदर कैसे फंस गया था ये समझने का वक्त भी नहीं था। मेरे पीछे से फिर से घसीटने की आवाज़ आई और वो इस बार और तेज़ थी। मैंने फ्लैशलाइट चलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी अब हल्की हल्की जगमगाहट के साथ बंद हो गई। फिर एक हंसने की आवाज़ आई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सामने, पर ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी हंस रहा है वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और डर के मारे इधर उधर भागने लगा। मैं अपनी फ्लैशलाइट वापस से जलाने की कोशिश करता हूँ, बट वो फ्लिकर होके वापस से बंद हो जाती है। अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मैं भागता हुआ जा रहा था। भागते भागते मैं किसी दीवार से टकराकर वहीं गिर पड़ता हूँ। मेरा सर चोट से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। धीरे धीरे मेरी पलकें भारी होने लग गई और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली, सब कुछ बदल चुका था। आसपास का महल, हवाएं और हवेली की दीवार, सब कुछ बिल्कुल अलग सा लग रहा था। सब नया नया सा लग रहा था। जो किला कुछ पल पहले एक वीरान टूटी फूटी इमारत थी, वो एक रौनक से भरा महल था। साफ चमकती हुई दीवारें और हर तरफ से शोर मचाते लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं नोटिस करता हूँ कि मैं मिट्टी में गिरा हुआ था। ये पता चलते ही मैं एकदम से अपनी जगह से उठ गया, समझने की कोशिश करते हुए कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आया। मेरे कपड़े बहुत ही पुराने ज़माने के लग रहे थे।
मुझे एकदम से याद आया कि मैं रात को तो भांगड़ में था। मेरे साथ रात को हुई सारी डरावनी घटनाएं फिर एक बार मेरी आंखों के सामने लौट आई थी। पर अब ये सब बिल्कुल अलग सा लग रहा था, जैसे मैं किसी दूसरे ज़माने में आ गया हूँ। मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे समझ आया कि मैं भांगड़ के उसी किले में था, लेकिन अब ये वीरान जगह नहीं बल्कि यहाँ लोगों की काफ़ी चहल पहल थी। ये जगह बहुत सुंदर लग रही थी। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सब अपने काम में बिजी नजर आ रहे थे। सैनिक अपनी जगह पर खड़े हुए थे और महल के बीच कुछ लोगों ने बहुत ही डिजाइनर पालकी उठा रखी थी अपने कंधों पर, और कुछ सैनिक उस पालकी की प्रोटेक्शन के लिए उसके चारों तरफ चल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप से कहा। डर और हैरानी के बीच में उलझा हुआ था मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ से पालकी गुजर रही थी लोग अपना सर झुकाए खड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। तभी एक सैनिक की नज़र मुझ पे पड़ी और उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। वो मेरी तरफ आया और उसने कहा, क्या रे, अपने जीवन से मोह नहीं है क्या? दिखता नहीं राजकुमारी रत्नावती की पालकी जा रही है और तू सर उठाए खड़ा है। चल राजा माधव सिंह के दरबार में चल, वही तुम्हारे जीवन का निर्णय होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसके पीछे चल दिया। हम एक बड़े से दरबार में घुसे। मेरी नज़रें वहाँ मौजूद हर एक इंसान को देख रही थी। सब काफ़ी ज़्यादा रॉयल लग रहे थे। सब ने काफ़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहन रखी थी। कुछ के हाथ में तलवार थी जो उन्होंने अपने साइड में रखी हुई थी। मेरी नज़र एक कोने में जा रुकती है जहाँ एक सुंदर सी रानी बैठी हुई थी जो राजकुमारी रत्नावती ही लग रही थी। वो अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। उनका चेहरा इतना चमकदार था कि देखते ही रह जाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी इस हवेली के भविष्य को लेकर। कैसे ये खूबसूरत सा राज्य, ये आलीशान हवेली सब खंडर में बदलने वाले हैं सिर्फ एक श्राप के कारण। दरबार के बीच में एक और आदमी खड़ा था। उसके कपड़े कुछ अजीब से लग रहे थे। वो दरबार में अलग सा दिखाई पड़ रहा था। उसके चेहरे पे शैतानी सी मुस्कुराहट थी। ये कौन है? मैंने सैनिक की तरफ झुककर उससे पूछा। सैनिक ने धीरे से जवाब दिया, ये सिंघिया है, एक तांत्रिक जो अपने काले जादू के लिए पूरे देश में मशहूर है। कहता है कि रानी रत्नावती के लिए कोई खास तोहफा लेकर आया है। मेरे अंदर की घबराहट और बढ़ गई। सिंघिया ने एक छोटे से तेल की शीशी निकाली अपनी पोटली से और रानी की तरफ देखकर कहा, रानी साहिबा, ये तेल आपकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देगा। इससे आपके रूप का जादू हर जगह फैल जाएगा। लेकिन मुझे पता था इस तेल के पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ है। मैं तुरंत समझ गया था कि ये वही वक्त था जब सिंघिया अपने काला जादू करने वाला था जिससे वो रानी को अपने प्यार में गिरफ्तार कर सके। रानी ने तेल को देखा लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा सा शक था। जैसे ही तांत्रिक ने तेल को दासी के हाथ में थमाया तो मुझे भांगड़ की पूरी कहानी याद आ गई। मैंने अपने आप को संभालते हुए सोचा, ये तो वही टाइम है, ये वही वक्त है जब भांगड़ की किस्मत बदलती है। शायद यही वो तांत्रिक था जिसके श्राप की वजह से ये सुरक्षा दिखने वाला भांगड़ एक नर्क में बदल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अपने आंखों के सामने ये गलत होता हुआ नहीं देख सकता था। मैं तुरंत सैनिक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रानी की तरफ भागा और दासी के हाथ से तेल छीनकर तेल को एक साइड फेंक दिया। तेल पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर जा गिरा। सब मेरी हरकत से शॉक थे और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। मैंने जवाब देते हुए कहा, ये तेल जादुई है। इस तांत्रिक ने आप पर काला जादू करने के लिए ही इस तेल को आपको भेंट किया है। तभी जिस पत्थर पर तेल गिरा था उस पत्थर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। पत्थर धीरे धीरे सिंघिया तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा और सिंघिया के चेहरे पर डर का रंग छाने लगा था।
सिंघिया ने गुस्से और डर से रानी को देखा और एक जबरदस्त आवाज में चिल्लाया, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया रानी रत्नावती। मैं तुम पे श्राप देता हूँ। तुम्हारा ये महल, तुम्हारा ये राज्य बर्बाद हो जाएगा और कोई भी इंसान यहाँ शांति से नहीं रह पाएगा। उसी वक्त वो बड़ा सा पत्थर सिंघिया तांत्रिक से टकराया और वो वहीं पत्थर के नीचे दब गया। इसी के साथ उस तांत्रिक की मौत भी हो गई। लेकिन उसके श्राप ने भांगड़ को फिर से हमेशा के लिए बदल दिया था। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ा था, ये सब देखते हुए। पूरे महल, रानी और लोगों को घबराहट में इधर उधर लोग भाग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। अचानक से मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। पूरा महल एक अजीब सी हवा में गुम होने लगा। मुझे अजीब सी आवाज़ें आने लगी, सर जी, सर जी। और फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं वहीं वापस उसी वीरान और बर्बाद भांगड़ में था और इस फोर्ट का सिक्योरिटी गार्ड, मेरा ड्राइवर और एक पुलिस वाला भी सामने खड़ा था, जो शायद मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे कुछ देर से। मेरे उठते ही गार्ड कहता है, आप बहुत लकी हो, जिंदा बच गए, नहीं यहाँ कोई जिंदा नहीं बचता। पुलिस वाला मुझे उठाते हुए कुछ तीखे लफ्ज़ों में कह रहा था, जिन पर मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैं वहीं बैठे बैठे सोच रहा था कि जो टाइम मैंने देखा, क्या वो सपना था या सच्चाई। शायद रानी की आत्मा ने ही मुझे जाने दिया, क्योंकि मैंने उनकी हेल्प की थी। जो भी हो, एक बात तो तय थी कि भांगड़ फोर्ट का राज अब मेरे सामने खुल चुका था। रानी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी के अलावा एक और कहानी भी है जो भांगड़ के श्राप का कारण बताई जाती है। जब राजा माधो सिंह ने भांगड़ का किला बनवाना शुरू ही किया था, तो उस जगह के पास एक महान साधु बालानाथ का आश्रम था। बालानाथ एक तपस्वी था और अपनी साधना में व्यस्त रहता था। जब राजा ने उनसे किला बनवाने की अनुमति मांगी तो बालानाथ ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम किला बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे किले की ऊंचाई कभी मेरे आश्रम से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वरना ये शहर बर्बाद हो जाएगा। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन कुछ समय बाद राजा के वंशज ने किले को और भी ऊंचा बनाने का फैसला किया। इस वजह से किले की छाया बालानाथ के आश्रम पर पड़ गई। जैसे ये हुआ, बालानाथ ने गुस्से में आकर भांगड़ को शापित कर दिया कि ये जगह कभी खुशहाल नहीं हो पाएगी। शहर को इस श्राप का असर जल्दी देखने को मिला और धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने ये जगह छोड़ दी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जगह छोड़ने के बाद भी वो चाहे कहीं पे भी चले गए हों, पर वो मारे गए। भांगड़ आज भी शापित माना जाता है। ये आज भी वीरान पड़ा है। कहते हैं रात के समय यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई चिल्लाता हो या हवा में कुछ सरसराहट सी होती रहती है। भांगड़ के आसपास के गांव के लोग कहते हैं कि रात को किले के अंदर आत्माएं घूमती रहती हैं। इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने भी यहाँ रात को जाने पर पाबंदी लगा रखी है। ये किला अपने श्रापित इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए इतना मशहूर है कि यहाँ अनेक लोग सिर्फ रहस्य का अनुभव करने आते हैं, लेकिन सब सूरज ढलते ही भांगड़ को छोड़ जाते हैं। जैसे रात को भांगड़ एक डरावना मैदान बन जाता हो, जहाँ सिर्फ अंधेरा और खौफ छाया रहता है। अगर आप भी किसी दिन यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो याद रहे कि शाम ढलने से पहले वापस ज़रूर आ जाना। आपका क्या कहना है इस भूतिया कहानी के बारे में? क्या आप कभी भांगड़ गए हैं या फिर आपको ये कहानी सिर्फ एक दंत कथा लगती है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।